तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत अंतरिक्ष के एक दृश्य से होती है। हमें बताया जाता है कि 1979 में स्काईलैब स्पेस स्टेशन अपनी कक्षा से बाहर गिर गया था। अपने इस मिशन के दौरान वो एक घर था 100 से अधिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का। पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय इस स्पेस स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया था। ऐसा माना गया था कि नासा ने बचे हुए सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। 18 साल पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एक आदमी गैस स्टेशन पर फोन करने के लिए दौड़ता है। दृश्य बदलता है और रोम में डॉक्टर मार्टिस को यह कॉल आता है। वो आदमी बेतहाशा हाफ रहा होता है। उससे मार्टिस को पता चलता है कि स्काईलैब स्टेशन का एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में मिला था और उस आदमी के चाचा ने इसे पर्यटकों को दिखाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन टैंक से कुछ रिसने लगा है जिससे हर कोई मरने लगा है और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। जैसे ही मार्टिस और जानकारी लेने की कोशिश करती है, कॉल कट जाता है और संपर्क टूट जाता है। 27 घंटे बाद मार्टिस अपने साथियों रॉबर्ट और ट्रिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के इस छोटे से गांव में पहुंचती है। रॉबर्ट ऑक्सीजन टैंक के बारे में पूछता है तो मार्टिस बताती है कि नासा ने अंतरिक्ष में ले जाने के लिए टैंक के अंदर एक विशेष फंगस को रखा था ताकि ये देखा जा सके कि अलग वातावरण में ये कैसे बदलता है और क्या इससे कोई इलाज ढूंढा जा सकता है। वे हैजमट सूट पहनते हैं और सुनसान शहर में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें 14 घर और 12 गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिलता। थोड़ा खोजने के बाद मार्टिस को वो ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखने पर उसे टैंक पर छोटी छोटी दरारें और उनमें से एक हरे रंग का फंगस रिश्ता हुआ दिखता है। पास ही साबुन और स्पॉन्ज देखकर वो समझ जाती है कि टैंक को साफ करने की अनजाने में की गई कोशिश से एक केमिकल रिएक्शन हुई जिससे ये रिसाव हुआ। रॉबर्ट उसकी मदद के लिए आता है। जब मार्टिस फंगस को करीब से देखती है, तभी वो हरा फंगस हिलता हुआ दिखता है और अचानक उस पर झपटता है। वो घबरा कर पीछे हट जाती है और खुद को सुरक्षित मान लेती है, लेकिन फंगस का एक छोटा सा हिस्सा जमीन पर गिर जाता है जिस पर उसका पैर पड़ जाता है। देखते ही देखते वो फंगस उसके सूट की जूतों को गलाकर अंदर घुसना और उसे संक्रमित करना शुरू कर देता है। ट्रिनी के बुलाने पर रॉबर्ट और मार्टिस छत पर जाते हैं और वहां गांव के एक निवासी की लाश पाते हैं जिसकी पूरी छाती फटी हुई होती है। छत पर उन्हें बाकी लोगों की लाशें भी मिलती हैं जो सभी इसी फंगस का शिकार हुए थे। मार्टिस ने बताती है कि ये फंगस अपने शिकार के शरीर को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकती है ताकि खुद को ज्यादा से ज्यादा शिकार तक फैला सके, और यही कारण था इन सभी इंसानों की लाश का छतों पर होने का। ऊंचाई से ये फंगस ज्यादा लोगों तक फैल सकती थी और एक बार शिकार के शरीर को भीतर से पूरा खोखला करने के बाद ये उसके शरीर में विस्फोट कर खुद को दूसरे शिकार तक फैलाती है। रॉबर्ट खतरे को भांपते हुए मार्टिस से जल्दी फंगस का सैंपल लेने को कहता है। जब वे कार की ओर लौट रहे होते हैं तब रॉबर्ट और ट्रिनी बहस कर रहे होते हैं कि सैंपल को कहां सुरक्षित रखा जाए। तभी संक्रमण मार्टिस पर पूरी तरह हावी हो जाता है और वह अपने सूट के अंदर ही हरे रंग का फंगस उगलने लगती है। फंगस अब उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगा था और उसे दूसरों को संक्रमित करने का निर्देश दे रहा था। मार्टिस कार से भागने और ट्रिनी को कुचलने की कोशिश करती है। रॉबर्ट ट्रिनी को बचाता है, लेकिन इस दौरान गाड़ी से उसे टक्कर लगने के कारण कमर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर मार्टिस तुरंत गाड़ी से उतरकर ट्रिनी की पिस्टल उठा लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी रॉबर्ट उसे रोकता है। उसकी आवाज सुन मार्टिस होश में आ जाती है और तुरंत अपने सूट से हवा की नली बाहर निकालती है और उस गैप में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। सरकार अब इस खतरे को समझ चुकी थी। वे तुरंत इस सैंपल को कब्जे में लेकर पूरे गांव को बम से उड़ा देते हैं। इस फंगस को कैंसस में स्थित एचिसन स्टोरेज फैसिलिटी नाम की एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। 20 साल बीत जाते हैं और इस खतरे को भुला दिया जाता है। उस जमीन के ऊपरी हिस्से को अब एक सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी को भेज दिया गया था। इस तरह की फैसिलिटी में बहुत सारे स्टोरेज बनाए गए होते हैं जिन्हें लोग किराए पर लेकर अपना सामान रख सकते हैं। 20 साल बाद इस सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी में काम करने वाले ट्रेविस से उसका बॉस ग्रिफिन चाहता है कि वो उसकी रात के गैरकानूनी काम में मदद करे, लेकिन सीधा साधा ट्रेविस मना कर देता है। हार मानकर ग्रिफिन ट्रेविस से नई ज्वाइनी नाओमी को काम सिखाने को कहता है, जो नीचे स्टोरेजेस को चेक कर रही थी। इस बीच थोड़ी देर बाद मिसेस रूनी अपनी स्टोरेज यूनिट से कुछ सामान लेने आती है। ट्रेविस उन्हें लिफ्ट में चढ़ा देता है। इसी दौरान उसे अचानक बिल्डिंग के अंदर से कोई बीप की आवाज सुनाई देती है। उधर मिसेस रूनी अपने स्टोरेज में बैठी होती हैं। आज उनके पति की डेथ एनिवर्सरी थी। वो उदास होकर अपने स्टोरेज के भीतर आत्महत्या करने के इरादे से एक पिस्टल निकालते हैं, लेकिन फिर आखिरी फैसला लेने से पहले थोड़ी देर सोने का मन बनाती हैं। उधर ट्रेविस को दोबारा वही बीप की आवाज सुनाई देती है।
वो ये बात नाओमी को बताता है। उसी पल नाओमी को एक फोन आता है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड और बच्चे के पिता माइक का होता है, जिससे उसकी तीखी बहस हो जाती है। उसके बाद जल्द ही नाओमी को भी वो बीप की आवाज सुनाई देती है। दोनों को पता चलता है कि ये आवाज एक दीवार के पीछे से आ रही है। ट्रेविस हिचकिचाता है, लेकिन नाओमी उसे दीवार तोड़ने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ रैले नॉर्थ कैरोलिना में रिटायर हो चुके रॉबर्ट को सरकार से सीक्रेट कॉल आता है कि कैंसस वाली फैसिलिटी का अलार्म बज चुका है। रॉबर्ट अधिकारियों के ढीले रवैये से नाराज होकर एबिगेल नाम की एक अधिकारी से संपर्क करता है और तुरंत कैंसस जाने के लिए प्लेन और हथियारों की मांग करता है। स्टोरेज फैसिलिटी में दीवार तोड़ने पर ट्रेविस और नाओमी को एक बहुत पुरानी मशीन मिलती है जिसका एक सेंसर टेम्परेचर बढ़ने के कारण बीप की आवाज कर रहा था। इसके अलावा इन्हें नीचे जाने का एक खुफिया रास्ता भी मिलता है। नाओमी इस रास्ते की फोटो खींच लेती है। उधर बाहर नाओमी का एक्स बॉयफ्रेंड माइक कार में बंदूक लेकर उससे मिलने पहुंचता है। उसने गलती से एक बिल्ली को गोली मार दी थी जो उसकी कार की डिग्गी में थी, लेकिन कार की डिग्गी में आवाज आने पर जब माइक उसे खोलता है, वो मरी हुई बिल्ली फंगस के कारण जिंदा हो गई थी, जो तुरंत बाहर कूदकर एक खंबे पर चढ़ती है और खुद को मारने के बाद फट जाती है। उससे निकला फंगस माइक और पास खड़े एक हिरन को संक्रमित कर देता है। असल में ये फंगस टेम्परेचर में बदलाव होने के कारण लैब से बाहर निकलने में सफल हो गया था, जहां से वो एक कॉकरोच को इन्फेक्ट कर ऊपर सरफेस तक पहुंचा और फिर माइक की गाड़ी के अंदर जाकर उसकी बिल्ली को संक्रमित कर दिया। उधर ट्रेविस और नाओमी को खुफिया रास्ते के जरिए एक 600 फीट गहरी अंडरग्राउंड टनल मिलती है, जिसमें उतरकर ये एक पुरानी लैब के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं, जिससे वो हरा फंगस रिस रहा था। इन्हें यहाँ पर ढेर सारे चूहे भी मिलते हैं जो एक दूसरे से इस फंगस के कारण बुरी तरह से चिपके हुए थे और एक दूसरे को खा भी रहे थे। नाओमी लैब के दरवाजे से देखती है कि अंदर वो फंगस पूरी तरह से लैब में फैल चुका था। खतरे को भांपकर ये दोनों वापस ऊपर आ जाते हैं। उधर फैसिलिटी के बाहर माइक इस फंगस से बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। वो अपनी गन लेकर फैसिलिटी के अंदर जाने लगता है। तभी उसके साथ संक्रमित हो चुका हिरन भी आ जाता है। ट्रेविस और नाओमी जैसे ही वापस मेन ऑफिस में पहुंचते हैं, वो हिरन इन्हें संक्रमित करने के लिए तेजी से इनकी तरफ भाग कर आता है और फट जाता है। किसी तरह ये दोनों इस फंगस से बच जाते हैं, लेकिन तभी वहां माइक भी आ जाता है और इन्हें पिस्टल दिखाकर अपना मुंह खोलने के लिए कहता है ताकि उल्टी कर इन्हें संक्रमित कर सके। ट्रेविस और नाओमी माइक की गोलियों से बचते हुए वहां से भागकर एक स्टोरेज के अंदर छिप जाते हैं। इसी दौरान गोलियों की आवाज सुन मिसिस रोनी की भी नींद खुल जाती है। ट्रेविस और नाओमी फिर मदद के लिए मिलिट्री को फोन करते हैं। एबिगेल इन्हें रॉबर्ट से कनेक्ट कर देती है, जो इन्हें बताता है कि वो जल्द ही उनके पास पहुंच रहा है और तब तक इन्हें छिपे रहने की सलाह देता है। रॉबर्ट अपनी पुरानी साथी ट्रिनी के साथ कैंसस पहुंचता है, जिसके पास आइटम 7 है, जो असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। जिसके बाद ट्रिनी रॉबर्ट को अपनी कार देकर स्टोरेज फैसिलिटी भेज देती है। इसी बीच फैसिलिटी में ग्रिफिन और उसके गुंडे एक स्टोरेज यूनिट से महंगे टीवी चुराने आते हैं। शोर सुनकर माइक उन पर हमला करता है और 3 चोरों पर बुरी तरह से उल्टी कर उन्हें स्टोरेज के अंदर बंद कर देता है। उसी पल ट्रेविस और नाओमी भी वहां पहुंचते हैं। इन्हें देख माइक अब इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी मिसेस रूनी वहां पहुंच माइक का भेजा उड़ा देती है, जिसके कारण माइक का शरीर बुरी तरह से फट जाता है। ट्रेविस तुरंत मिसेस रूनी को वहां से भेज देता है और उनके पिस्टल फेंक देता है, लेकिन तभी वहां ग्रिफिन अपने साथी के साथ आ जाता है। टीवी वाले स्टोरेज के अंदर की आवाजों को सुन वो अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए ट्रेविस को उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेविस इस स्टोरेज को खोलने के बजाय उसे लॉक कर देता है। ठीक इसी पल नाओमी फायर एक्सटिंग्विशर की गैस को इन पर उड़ेल देती है, जिससे इन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस दौरान ट्रेविस से ताले की चाबी वहीं गिर जाती है। फैसिलिटी के बाहर इन्हें रॉबर्ट मिलता है, जो इन्हें सूट्स प्रोवाइड करता है और न्यूक्लियर बॉम्ब को सीक्रेट लैब में प्लांट करने के लिए कहता है। इस दौरान वो फैसिलिटी से आ रहे इन्फेक्टेड्स को खत्म करेगा। रॉबर्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को 600 फीट नीचे लैब में डेटोनेट करने वाला था, ताकि धमाके से फंगस और ये लैब पूरी तरह खत्म हो जाए और बॉम्ब का रेडिएशन बाहर वातावरण में भी ना फैले। उधर ग्रिफिन स्टोरेज का दरवाजा खोल देता है। उसके साथियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसी पल इन तीनों में से एक लड़की का सिर ग्रिफिन के सामने फट जाता है। ये देख ग्रिफिन का साथी डरकर वहां से भाग निकलता है, जिस दौरान वो माइक के लाश के टुकड़ों में गिरकर संक्रमित भी हो जाता है। ग्रिफिन अपने बचे हुए संक्रमित साथियों को पिस्टल की नोक पर ऊपर मेन ऑफिस में लाने लगता है। उधर ट्रेविस और नाओमी नीचे लैब में बॉम्ब लेकर पहुंच चुके थे। वो फंगस अब लैब से पूरी तरह बाहर आ चुका था। उधर ऊपर रॉबर्ट फैसिलिटी के बाहर ट्रेविस की गाड़ी और ग्रिफिन और उसके साथियों की बाइक्स के टायर पंचर कर देता है। रॉबर्ट इस फैसिलिटी में मौजूद सभी लोगों को मारने का प्लान बना चुका था
वो फंगस को इस जगह से बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकता था। ये बात नीचे लैब के बाहर ट्रेविस और नाओमी को भी पता लग जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब का टाइमर ऑलरेडी चल रहा था, जिसमें अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे। ये दोनों तुरंत ऊपर की तरफ भागते हैं। उधर एबिगेल इस फैसिलिटी पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही थी, ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट के बारे में रॉबर्ट को खबर दे सके। तभी वो देखती है कि ग्रिफिन का इन्फेक्टेड साथी रॉबर्ट के पीछे पहुंच चुका है। वो इस बात की खबर तुरंत रॉबर्ट को देती है। जल्दबाजी में रॉबर्ट तुरंत पीछे मुड़ते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन अपनी कमर की चोट के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। उसी पल ग्रिफिन अपने साथी को लेकर बाहर आने लगता है, जब रॉबर्ट उसके सिर को गोलियों से उड़ा देते हैं और ग्रिफिन पर भी गोलियां बरसाते हैं, जिससे वो बच जाता है। लेकिन रॉबर्ट की गोलियां खत्म हो जाती हैं। आधा सिर न होने के बावजूद भी ग्रिफिन का साथी अभी भी जिंदा था। ग्रिफिन उसे तुरंत मार डालता है। वो अब रॉबर्ट को भी मारने वाला होता है कि तभी वहां ट्रिनी पहुंचकर उसे मार डालती है। उधर ट्रेविस और नाओमी ऊपर आ जाते हैं। ग्रिफिन की आखिरी संक्रमित साथी अभी भी जिंदा थी। फंगस उसके चेहरे को बुरी तरह खा चुका था। नाओमी तुरंत मिसेस रूनी की पिस्टल से उसे मार डालती है और ये दोनों बाहर पहुंचकर रॉबर्ट और ट्रिनी को लेकर उनकी गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। तभी कुछ ही सेकंड बाद न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण एक भयंकर धमाका होता है और ये सभी उस धमाके से बाल बाल बचते हैं, जिससे पूरी फैसिलिटी और ये खतरनाक फंगस राख में बदल जाती है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट हॉस्पिटल में होते हैं। एबिगेल उन्हें बताती है कि उसने सरकार की लापरवाही की सारी जानकारी मीडिया में लीक कर दी है, जिससे रॉबर्ट को एक हीरो माना जा रहा है। उधर एक पार्क में ट्रेविस नाओमी और उसकी बेटी सारा के साथ समय बिता रहा होता है। इन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। सब कुछ ठीक हो गया था। फंगस का खतरा हमेशा के लिए टल गया था। लेकिन तभी जंगल में हिरणों का एक झुंड खड़ा दिखाई देता है। उसमें से एक हिरण कैमरे की ओर मुड़ता है और भयानक तरीके से हरा फंगस उल्टी करता है। यह खौफनाक फंगस अभी भी जिंदा था।